नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुमार राय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी बितान भाग 2 में संकलित अतीत में दबे पांव पाठ के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। पहले दो भागों में हमने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में की खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर हमने नगर नियोजन की व्यवस्था को जाना। हमने वहां मिले बौद्ध स्तूप के विषय में जाना, कोठार, स्नानगार तथा महाकुंड के विषय में हम जाने। वहां पर मिली विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से हम वहां के रहन सहन तथा आबादी क्षेत्रफल आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम उससे संबंधित जो पाठ से बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसे देखेंगे और समझेंगे। अगर आपने इसके पूर्व इस पाठ के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में और आसानी होगी। आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। संभावित बहुविकल्पी प्रश्न एवं उत्तर। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो किस काल का सबसे बड़ा शहर है? तो मोहनजोदड़ो ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर है। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि रेल लाइन बिछाने के कारण साक्ष्य क्या हो गए? मतलब समाप्त हो गए। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? तो मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल लगभग 200 हेक्टेयर था। मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 85,000। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के टीले कैसे थे? तो कैसे टीले थे? ये नेचुरल नहीं थे, आर्टिफिशियल थे, यानी अप्राकृतिक थे, कृत्रिम थे। अप्राकृतिक थे, कच्ची पक्की ईंटों से निर्मित थे। मोहनजोदड़ो टीलों पर क्यों बसाया गया था? तो मोहनजोदड़ो टीलों पर इसलिए बसाया गया था ताकि सिंधु का पानी यदि फैले पसरे तो बस्ती को डूबने से या बस्ती में जल जमा होने से बचाया जा सके, इसलिए ऊंचाई पर बसाया गया। अजायब घर का अर्थ क्या है? अजायब घर का संग्रहालय, इंग्लिश में म्यूजियम, हिंदी में संग्रहालय। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या स्थित है? तो मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या स्थित है, क्या बना है? बौद्ध स्तूप, जिसकी खोज में कौन गए थे? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी स्तूप की खोज करने कब गए थे, यानी किस वर्ष में गए थे? तो किस वर्ष में गए थे? आपको बताया गया कि 1900 मतलब 30 के दशक में हुआ, तो 1920 से 30 के बीच में हुआ। ये गए कब थे? 1922 में। कब गए थे? 1922 में। अगला प्रश्न, राखालदास बनर्जी किसकी खोज करने के लिए गए थे? तो किसकी खोज करने के लिए गए थे? बौद्ध स्तूप की। इल्हाम का अर्थ क्या है? तो इल्हाम का अर्थ क्या है? इल्हाम का अर्थ है अनुभूत या आभास होना। सिंधु घाटी की खुदाई का काम किसके निर्देश पर शुरू हुआ? तो सिंधु घुटाई मतलब घाटी की खुदाई का काम जॉन मार्शल के निर्देशन पे या निर्देश पे शुरू हुआ। ये क्या थे? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। तो उत्तर क्या होगा आपका? जॉन मार्शल, इतना भी लिख सकते हैं, या पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल। प्रश्न यहाँ बन सकता था कि जॉन मार्शल कौन थे, क्यों उनके निर्देश हुआ? तो क्या थे वो? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज ने भारत को किन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा किया? तो किसके समकक्ष लाकर खड़ा किया? मिस्र तथा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहाँ पे है? इराक। सिंधु का इलाका किस से मिलता जुलता है? तो सिंध का इलाका किस राज्य से मिलता जुलता है? तो राजस्थान से। किससे मिलता जुलता है? राजस्थान से। लेकिन कहता कि मुझे यहाँ पे आकर के राजस्थान याद आने लगा, और वो दृश्यावली के चलते नहीं, एक जैसे दृश्यों के चलते नहीं, अलबत्ता खेती बाड़ी सबके चलते। और कर राजस्थान का मुझे क्या याद आने लगा? जैसलमेर जिले का एक गांव कुलधरा, कि किस तरह से वहां भी घर तो हैं लेकिन लोग नहीं हैं, और उसी तरह यहाँ भी घर तो भले ही खंडहर के रूप में हैं लेकिन लोग नहीं हैं। आगे प्रश्न, सिंध की धूप तथा राजस्थान की धूप में क्या अंतर है? तो सिंध की धूप कैसी है? चौंधियाती है,
जबकि राजस्थान की धूप पारदर्शी है। पुरातत्व के विद्वान गढ़ किसे कहते हैं? तो पुरातत्व के विद्वान स्तूप वाले चबूतरे को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। उसी को केंद्र में रख करके खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो की सड़कें कैसी हैं? यानी जो मोहनजोदड़ो में सड़कें मिली, उनके हिसाब से जो अनुमान लगाया गया कि सारी सड़कें कैसी हैं, या तो सीधी या तो आड़ी हैं। चंडीगढ़ शैली पर बसाया गया शहर है, तो चंडीगढ़ किस शैली पर बसाया गया शहर है? उत्तर है ग्रिड शैली पर। किस शैली पर? ग्रिड शैली। अगला प्रश्न, स्तूप वाले चबूतरे के सामने किसकी बस्ती है, यानी किन लोगों की बस्ती है? तो किन लोगों की बस्ती है? उच्च वर्ग की। यानी स्तूप वाला जो चबूतरा है, जो उसके जो सबसे सामने बस्ती है, वो उच्च वर्ग की बस्ती है। और एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है कि वो कौन सी इमारत है जो अभी थोड़ी अपने मूल रूप में बनी हुई है? तो कौन है? ये बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न, इसके पीछे कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी बहती है? एक ही नदी है, सिंधु नदी। कितनी दूर बहती है? 5 किलोमीटर। इसके दक्षिण में किसकी बस्ती है? स्तूप वाले चबूतरे की। तो दक्षिण में किसकी बस्ती है? कामगारों की। किसकी बस्ती है? कामगारों की। महाकुंड का क्षेत्रफल कितना है? यानी महाकुंड कितने बाई कितने का है? तो महाकुंड जो है आपका 40 फुट लंबा है, 25 फुट चौड़ा है, 7 फुट गहरा। यानी 40:25:7, यानी 40 इंटू 25 और इंटू 7 के जो आकार का है, यह महाकुंड बना हुआ है। महाकुंड में उतरने के लिए सीढ़ियां किस दिशा में बनी हैं? तो सीढ़ियां किस दिशा में बनी है? महाकुंड का 2 तरह से सीढ़ियां बनी हैं। किस तरह से? उत्तर और दक्षिण, जिसका प्रयोग लोग करते रहे होंगे महाकुंड में उतरने के लिए, स्नान करने के लिए। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? तो किसके कक्ष हैं? साधुओं के। 3 तरफ जो महाकुंड है, उसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, जिसमें साधु रहा करते रहे होंगे। स्नान घर किस दिशा में बने हैं? तो कह रहा है कि स्नान घर जो है उत्तर दिशा में बना हुआ है। और कितने स्नान घर थे? 8 थे। 2 पंक्तियों में बने हुए हैं ये। 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर बने हुए हैं। अगला प्रश्न, स्नान घर की विशेषता क्या है? यानी वो कौन सी विशेषता है जिससे यहाँ के स्नान घर कुछ अलग थे, माने जाते हैं? तो क्या था? एक दूसरे किसी भी घर के दरवाजे स्नान घर के एक दूसरे के सामने नहीं खुलते थे। यह उस समय की सबसे बड़ी एक तरह से व्यवस्था थी। कुंड का पानी बाहर निकलने से बचाने के लिए और बाहर का पानी अंदर ना जाए, यानी उससे बचाने के लिए, इसके लिए ईंटों के बीच में किसका प्रयोग किया गया था? तो किसका प्रयोग किया गया था? चूने और चिरोजी के गारे का, ताकि बाहर का पानी जिसके न अंदर जाए और न ही अंदर का पानी बाहर जाए। कुंड में पानी के बंदोबस्त के लिए क्या व्यवस्था थी? यानी कुंड में अगर पानी कम हो जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई थी? तो उसके लिए व्यवस्था थी कुआं। क्या थी? कुआं। और इस कुआं की विशेषता क्या थी? ये दोहरे घेरे वाला था, और यह इकलौता ऐसा कुआं है जो दोहरे घेरे वाला था। अगला प्रश्न, नाली। कुएं के पानी को बाहर आने की क्या व्यवस्था थी? यानी कुंड के पानी को बाहर आने की क्या व्यवस्था थी? तो नालियां थी, जो कैसी थी? पक्की ईंटों की थी और ढकी हुई थी। पक्की ईंटों की बनी हुई नालियां थी, और वे नालियां क्या थी? ढकी हुई थी। किस प्रकार के ईंटों को सिंधु सभ्यता की विशिष्ट पहचान माना जाता है? तो ईंटों का आकार कैसा था? पक्की समान आकार, एक आकार की, और उसका रंग कैसा था? धूसर था। धूसर रंग की
एक आकार की, एक इक्वल, मतलब उसके जो है आकार के पक्की ईंटें उसकी विशेषता थी। कोठार किधर अवस्थित है? तो कोठार किधर स्थित था? कुंड के दूसरी तरफ कोठार स्थित था। कोठार का क्या उपयोग रहा होगा उस समय? तो कोठार का क्या उपयोग रहा होगा? शायद कर के रूप में हासिल अनाज यहाँ जमा किया जाता रहा होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी में किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो सिंधु घाटी में किसके साक्ष्य मिलते हैं? व्यापार तथा उन्नत खेती के। किसके मिलते हैं? व्यापार तथा उन्नत खेती के। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किन फसलों को बोते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः कपास, गेहूं, सरसों, चना, ज्वार, बाजरा आदि फसलों को बोते थे। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए कौन सा संभावित शब्द मिलता है? ये संभावित है, तो कौन सा है? मिलुआ। महाकुंड के दक्षिण में 20 खंभों वाले हाल को देखकर लोग किसका अनुमान लगाते हैं? तो किसका अनुमान लगाते हैं? राज सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र का। गढ़ के मुकाबले छोटे टीले पर बनी बस्तियों को लोग क्या कहते हैं? तो गढ़ के मुकाबले छोटी बस्तियों पर जो छोटे टीलों पर बनी बस्तियां हैं उसको लोग नीचा नगर कहते हैं। तो नीचा नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, उसकी अपेक्षा ऊंचाई में नीचे है, कम है, तो इसलिए नीचा नगर कहा गया है। मोहनजोदाड़ो में पूर्व की बस्ती किन लोगों की थी? मोहनजोदड़ो में पूर्व की बस्ती किन लोगों की थी? तो किन लोगों की थी? रईसों की थी, बड़े लोगों की। चंडीगढ़ में ग्रिड शैली का इस्तेमाल किसने किया? तो चंडीगढ़ में ग्रिड शैली का इस्तेमाल किसने किया? कार्बूजिए ने। किसने किया? कार्बूजिए ने। विद्वानों के अनुसार संसार की पहली ज्ञात सभ्यता कौन है जो कुआं खोदकर भूजल यानी ग्राउंड वाटर तक पहुंची? तो कुआं खोदकर भूजल तक पहुंचने वाली पहली संस्कृति थी, वो थी सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता, जो सबसे पहले ग्राउंड वाटर का प्रयोग कुएं के माध्यम से की। मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं मिले? तो मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुएं मिले। कितने मिले? लगभग 700। 2 आंगन और 20 कमरे वाले घर को किसका घर कहा जाता है? 2 आंगन और 20 कमरे वाले घर को किसका घर कहा जाता है? मुखिया का घर। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति किस हल्के में मिली? तो किस हल्के में मिली? डीके वीसी हल्का में। किस हल्के में मिली? डीके वीसी। राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई किसने करवाई? तो किसने करवाई? हेराल्ड हरग्रीव्स ने। राखाल दास बनर्जी के बाद जो दूसरी खुदाई हुई वो किसने करवाई थी? हेराल्ड हरग्रीव्स ने, जिसके नाम पर जो है हल्के का नाम रखा गया। नर्तकी की मूर्ति किस हल्के में मिली? तो किसमें मिली? एच-आर हल्का में मिली। किसमें मिली? एच-आर हल्का में नर्तकी की मूर्ति। अब दाढ़ी वाले याजक की मूर्ति किसमें मिली? डीके में मिली। और नर्तकी किसमें मिली? एच-आर। प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति के बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी, यानी इतनी कलात्मक सुंदर चीज संसार में शायद नहीं होगी। नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? तो जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी कहाँ मिली थी? एच-आर हल्का में मिली थी। वो अब कहाँ पे है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वह है, रखी है। मोहनजोदाड़ो में अधिकतर वस्तुएं किस आकार की मिलती हैं? तो मोहनजोदाड़ो में अधिकतर वस्तुएं किस आकार की मिलती हैं? चौकोर या आयताकार। मोहनजोदाड़ो में किसके बीज नहीं मिलते? तो लेखक ने क्या कहा कि बीज तो सबके मिले, कपास के नहीं मिले। कपड़े मिले हैं कॉटन के, जिससे पता चला कपास की खेती होती थी, लेकिन कपास के बीज नहीं मिले। प्रिय विद्यार्थियों,
हमने अतीत में दबे पाँव पाठ को 3 भागों में विभक्त कर पढ़ा, ताकि ये पाठ आसानी से समझ में आ जाए और इसमें जो भी संभावित प्रश्न बने, वो भी हमें आसानी से उत्तर के साथ समझ में आ जाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ के संभावित प्रश्नों को आसानी से याद कर लेंगे तथा पाठ की विषय वस्तु और पाठ को भी आसानी से सहजता से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।